हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पीक। आज हम हमारा एनसीईआरटी सिक्स साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक करने जा रहे हैं। होप है आपको दोनों चैप्टर्स जो फर्स्ट और सेकंड वो समझ आ गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक से। इसमें हम स्टडी करेंगे कि आप जो कपड़े पहनते हैं उनकी फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि वो फैब्रिक किस टाइप का है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप किसी भी शॉप में जाते हो कोई भी कपड़ा परचेज करने के लिए, आप कपड़े खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको कई तरह के कपड़े दिखाता है और वो बोलता है कि इनमें से कुछ कॉटन है, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ हैवी हैं, कुछ लाइट हैं, या फिर कुछ कपड़े उसके पास वुलन्स के होते हैं। अगर आप विंटर्स में जाते हो, ठंड के मौसम में अलग तरह के कपड़े और गर्मियों में कुछ अलग तरह के कपड़े, या फिर सिल्क होता है, जैसे सिल्क साड़ीज़ या डेनिम्स होती हैं। ये सब जो हैं क्लोथ्स के अलग अलग टाइप्स हैं। इन टाइप्स को आप जो है खुद भी फील कर सकते हैं। आप अलग अलग क्लोथ्स को जो टच करके अगर देखेंगे अपने घर में भी, जैसे बेडशीट को, किसी ब्लैंकेट को, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, छोटे डस्टर्स, इवन आपके स्कूल बैग्स या आपके गिनी बैग्स, उन सब में अलग तरह का फैब्रिक जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह से हम वैरायटी इन फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी कोई नियर बाय टेलरिंग शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आप जो वेस्ट, छोटी छोटी फैब्रिक्स की कटिंग होगी, जो वेस्ट होती है, उनको अगर आप फील करके देखेंगे, ईच पीस को टच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर फैब्रिक का जो फील है वो डिफरेंट है। कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आपके हाथों में कुछ ज़्यादा फील होता है, जैसे सिल्क वगैरह होती है या सिंथेटिक होते हैं। तो जब आप इन फैब्रिक्स को देखते हो तब आपको पता लगता है कि इनमें कितना फ़र्क होता है। जब आप नज़दीक से क्लोथ्स को देखते हो, उनके कलर से आप जज नहीं कर सकते कि उस जो क्लोथ का जो मटेरियल है वो क्या होगा, बट आप उसको टच करने से फील कर लेते हो कि इसका कपड़ा कैसा होगा। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मदर्स जो हैं, जब भी वो कपड़ा खरीदती हैं तो वो उसको टच करके देखती हैं कि ये कपड़ा क्या है। इस तरह से आपको आज फैब्रिक की ही वैरायटीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले तो जब भी आप किसी कपड़े को देखते हो, अगर आप उसको छोटा सा कट लगाकर उसमें से एक धागे को खींचने की कोशिश करो तो एक थ्रेड जो है, you are able to find a loose thread at any edge, and if you pull it out, this loose thread, students, is known as yarn. Okay, this is yarn. If in case no loose thread or yarns are visible, you can gently pull one out with pin or needle. अगर वो yarn जो है बाहर नहीं निकल रहा है तो आप किसी नीडल की हेल्प से उसे खींच भी सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब आप एक ही फैब्रिक में ऐसे खींच रहे हो तो बहुत सारे जो यार्न्स हैं वो निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि जो फैब्रिक है वो यार्न्स को मिलकर बना होता है। अब अगर आपने एक यार्न निकाल लिया, अब बात आती है फाइबर की। आपने एक यार्न को जो है एक कॉटन के फैब्रिक से निकाल लिया, आपने उसको अपने जो है थम्स में पकड़ लिया। मान लीजिए आपने एक एंड को प्रेस किया, एक एंड को, धागे के एक एंड को प्रेस किया, उसको स्क्रैच किया अपनी नेल से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो आपने एक यार्न लिया था वो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स में जो स्प्लिट हो गया है, टूट गया है। तो स्टूडेंट्स, वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं एक्चुअली में वो होते हैं फाइबर्स। इस फाइबर्स की आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो। अगर आप कई बार नीडल में धागा डालते हो, कई बार आपकी मदर्स जो कह देती हैं कि आप हेल्प कर दो, नीडल में धागा डाल दो, सुई में धागा, तो आप देखोगे कि वो धागे को सुई में डालते वक्त हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में टूट जाता है। तो कई बार हम उसे गीला करके भी उसमें डालते हैं ताकि वो टुगेदर हो जाए, चिपक जाए, स्टिकी सा लगे, तो उसके स्ट्रैंड्स जो हैं वो बाहर नहीं निकले रहते। तो द एंड ऑफ थ्रेड इज separated into thin strands. These thin strands of thread that we see
आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। उसके आगे भी वो जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं वो फर्दर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, मतलब एक लास्ट स्टेज आ जाती है जहाँ पे एक बहुत छोटा स्ट्रैंड जो आगे नहीं टूट सकता, उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। सो इससे अब आपको एक सीरीज पता चल गई होगी कि जो फैब्रिक्स हैं दे आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड फर्दर यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक और फाइबर में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा जो पूरी तरह से तैयार हो गया, और फाइबर का मतलब होता है उसका सबसे छोटा एक बेसिक यूनिट जिसे हम रेशे भी कह देते हैं, एक बिल्कुल पतला बारीक वेटलेस रेशा जो मिलकर ही पहले यार्न बनाता है, मतलब धागा बनेगा, और फिर उसके बाद जो है फैब्रिक बनेगा। Now the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool, these are obtained from plants and animals. आपको पता होगा जैसे हमने फूड्स वाले चैप्टर में किया था कि हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल्स से भी मिलते हैं, वैसे ही हम जो ये फाइबर्स हैं प्लांट्स से भी ले लेते हैं, कुछ एनिमल्स से भी ले लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, बिकॉज ये हमें नेचर देती है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचर का हिस्सा है, इनसे हमें कोई चीज़ मिले तो हम उसे कह देते हैं कि नेचुरल। तो जो द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनकी एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉटन एंड जूट है। इसके बाद एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क है। कॉटन एंड जूट प्लांट है। प्लांट से कैसे मिलते हैं? कॉटन की जो क्रॉप होती है और जूट की भी ऐसे ही क्रॉप होती है, फसल उगाई जाती है स्पेशली। इसके बाद एनिमल्स में आ जाओ, वूल और सिल्क है, ये हमें एनिमल्स से मिलती है। देखो जो वूल है, ऊन है, वो आपको पता ही होगा जो शीप होती है या गॉट होती है, उनके फ्लीस, उनके जो शरीर पर एक मोटी कोट होती है, उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उतार लेते हैं, और उससे अपने जो है विंटर क्लोथ्स बनते हैं, फ्लीस जैसे ब्लैंकेट वगैरह, या आपकी जैकेट्स के अंदर भी कई बार फ्लीस लगा होता है, तो वो हमें एनिमल्स से मिलता है, वो बहुत ही गर्म होता है। या फिर कई बार रैबिट्स के हेयर से, यॉक से, या कैमल्स के हेयर से भी मिल जाता है। ऐसे ही जो सिल्क फाइबर है वो एक सिल्क वॉर्म होता है, जिसे कहते हैं रेशम का कीड़ा, उसके जो कुकून होता है उससे मिलते हैं। ओके, अब पहले तो ओनली नेचुरल फाइबर्स ही हमारी जो सर्वाइवल का हिस्सा थे। हम जो पहले हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे वो कपड़े सिर्फ नेचुरल फाइबर्स से ही बनाते थे, लेकिन पिछले 100 या इससे ज़्यादा सालों से अब जो फाइबर्स हैं वो केमिकली भी बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, सो दीज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। अब वो फाइबर्स जिन्हें हम केमिकली बनाते हैं वो किसी प्लांट्स या एनिमल से नहीं मिलते, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इसकी एग्जांपल है, जैसे आपने घर में रोप देखी होगी जिस पर आप कपड़े सुखाते हो, वो रस्सी जो होती है वो नायलॉन की बनी होती है। वो आपको एक प्लास्टिक वाला लुक देती है कि जैसे वो प्लास्टिक की रस्सी हो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो नायलॉन की होती है। वो एक सिंथेटिक फैब्रिक जो हमने सिंथेटिक फाइबर बनाया, उससे हमने उसको फर्दर एक रोप में बना लिया। या इसके क्लोथ्स भी आते हैं नायलॉन के स्पेशली। कुछ आपने जैकेट्स देखी होंगी, जैसे आपके रेन कोट्स हैं, या कुछ और विंड से बचाने के लिए जैकेट्स, या कुछ और विंटर जैकेट्स, उसमें भी नायलॉन यूज़ होता है, वो वाटर प्रूफ हो जाती हैं। तो अब हम प्लांट फाइबर्स की डिटेल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉटन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लांट फाइबर इज कॉटन। अब कॉटन जो है ये सबसे यूज़फुल क्यों है? स्टूडेंट्स, आप कॉटन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉटन फैब्रिक को सबसे ज़्यादा जो हम, क्योंकि हमारे जो है इंडिया में ज़्यादातर समर्स जो मोस्ट ऑफ द ईयर्स ज़्यादा टाइम तक टिकती हैं, तो हम कॉटन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे भी आप जो गारमेंट्स आपके होते हैं वो कॉटन के अगर बने हो तो वो स्किन फ्रेंडली भी ज़्यादा माने जाते हैं। इससे हमारे मैट्रेसेस बनते हैं, क्विल्ट्स बनती हैं, पिलोज बनते हैं, बेडशीट्स, ये सब जो है कॉटन से बनते हैं। और इनके जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर्स के होते हैं। तो अब ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? जो ये कॉटन है ये कहाँ से मिलता है हमें? ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये उन जगह पर उगाया जाता है जहाँ पे हमारी जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये भी सॉइल की एक टाइप है।
तो अगर ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लैक सॉइल जो है वो किस क्रॉप के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, तो ये कॉटन के लिए बेनिफिशियल है और इसको एक वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब इसको गर्म जलवायु चाहिए। ठंड में ये जो क्रॉप है ये नहीं होता। अब इसमें होता क्या है, जो ये कॉटन प्लांट उग जाता है, देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसके फ्रूट्स आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स जब इसके ऊपर आ जाते हैं फिर वो मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद ये बर्स्ट हो जाते हैं, एक तरह से फट जाते हैं, ये फूल के जैसा लगता है जब ये ओपन हो जाते हैं। और जो इसका सीड होता है उनके ऊपर ये पूरी तरह से भर जाते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट जो आपको दिखाया हुआ है, इसमें जो कॉटन है वो बर्स्ट हुई हुई है, मतलब पूरी तरह से ऐसे लगेगा जैसे आपको एक पूरे फील्ड में जो है वो स्नो पड़ गई हो। ओके, तो इन बॉल से अब हम क्या करते हैं, कॉटन को जो है हैंड से पिक करते हैं। आप में से कुछ ने देखा भी होगा, ये फील्ड्स में कॉटन को ग्रो हुई देखा होगा या उसको निकालते भी देखा होगा। तो इससे जो हम कॉटन है वो हैंड से पिक करते हैं। जब हमने सारी कॉटन को हैंड से पिक कर लिया तो उसमें सीड्स भी रह जाते हैं, तो उन सीड्स को फाइबर्स और सीड्स को सेपरेट करने के लिए हम उन्हें कॉम्बिंग करते हैं, जैसे आपने यहाँ देख भी रहे होंगे कैसे वो कॉम्बिंग की जा रही है। तो उस कॉम्बिंग से हम बेसिकली करते क्या है, फाइबर्स को सीड से सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गिनिंग ऑफ कॉटन? सो दिस इज द प्रोसेस इन विच कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है ना, कॉटन के फाइबर्स को उसके सीड से अलग, क्योंकि हमें सीड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फाइबर्स चाहिए हमारा फैब्रिक बनाने के लिए। अल्टीमेटली फैब्रिक बनना है, उससे पहले यार्न बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कह देते हैं। पहले इस गिनिंग को बिल्कुल हैंड से किया जाता था, मतलब प्रॉपर हैंड से ही इसको सीड से जो सेपरेट करते थे, काफ़ी टाइम उसमें लग जाता, लेकिन उसके बाद कॉम्बिंग। और अब जो है, अब तो ये मशीन से भी की जाने लगी है। जो हमारी गिनिंग है उसको हम मशीन से कर लेते हैं सेपरेट सीड को फाइबर से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नेचुरल फैब्रिक बनता है वो जूट से बनता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए कि जूट प्लांट के किस पार्ट से ये बनता है। जैसे कॉटन तो है वो उसका फ्रूट है, कॉटन प्लांट का फ्रूट है, बट जूट जो है वो उसका स्टेम है। और ये रेनी सीजन्स में ज़्यादा होता है। रेनी सीजन्स तो इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार या असम में। तो जूट प्लांट्स जो ये हार्वेस्ट कब किया जाता है इनको, मतलब कब इनको निकाल लिया जाता है फील्ड से, जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज पर होते हैं, इनको फूल आ जाते हैं। द स्टेम्स आर ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। स्टेम्स को वाटर में रखा जाता है तो क्या होगा, आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर पानी में इमर्स करके रखोगे तो वो गल जाएगी। स्टेम्स जो है इसकी रॉट हो जाती हैं। जब स्टेम्स गल जाती हैं तो इनके जो फाइबर्स को हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइबर्स सेपरेट कर लिए, अब इनको पहले यार्न में भी तो बनाना पड़ेगा, उसका एक रेशे का धागा बनेगा, तभी तो हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो दिखा रहे हैं हम कैसे कॉटन से यार्न बना सकते हैं। आपने देखा होगा लाइक दिवाली के फेस्टिवल में आपके पास कई बार कॉटन ऐसे ही होती है, उसका वूल होता है, हमें जो दिए में उसकी बाती बनाने के लिए उसको इस तरह से बनाना पड़ता है। आपने खुद नहीं किया होगा तो अपने घर में किसी को ये बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। वैसे आजकल ये भी जो है पहले से ही बनी हुई आ जाती हैं यार्न्स जो हैं जलाने के लिए, उसका जो ऑयल विक बनाने के लिए। तो अब इसमें जब हम कॉटन के फाइबर को यार्न बनाते हैं, इसमें बेसिकली प्रोसेस है स्पिनिंग, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, आप फाइबर्स एक कॉटन वूल के मास से लेकर उनको बार बार हैंड्स में लेकर ट्विस्ट करते हो, तो इससे जो उसके फाइबर्स वो इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर, वो यार्न बना देते हैं। सो दिस इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज स्पिनिंग। हाउ इट इज डन? फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। एक सिंपल डिवाइस जो इसके लिए यूज़ होता है वो हैंड स्पिंडल होता है, या उसे तकली भी कह देते हैं। जैसे ये एक तकली दिखाई गई है,
इसका यूज़ जो कैसे होता है, हम इसके ऊपर जो होते हैं वो कॉटन का एक मास वूल लेकर उसका एक छोटा सा स्ट्रैंड खींचकर इससे बांधते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं। जब ये घूमता है तो वो खुद ब खुद, हम जब उस कॉटन वूल को ऊपर को खींचते हैं तो नीचे हमारा यान बनता जाता है, उसके वेट से वो नीचे लटकता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका एक और जो डिवाइस वो चरखा है। चरखा आपको पता ही होगा, स्पिनिंग व्हील भी इसको कहते हैं। इसका भी स्पिनिंग वर्ड से ही रिलेशन है, फाइबर से यान बनता है इसमें भी। ये हमारे जो महात्मा गांधी थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम उन्होंने इसको बहुत पॉपुलराइज किया था। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था कि वो इंडियन गारमेंट्स पहने, इंडिया में बनाए हुए होमस्पन। ये एक चरखा जो है दिखाया गया है। घर में जो स्पिनिंग किए हुए यान्स हैं उनसे बने हुए कपड़े पहने, और उन्होंने इसे खादी नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन की मिल्स में बना हुआ कपड़ा है उसका इंपोर्ट जो है बंद करें। आज भी आप देखते होंगे कि जो मेक इन इंडिया एक कैंपेन जो चली हुई है वो काफ़ी फेमस है कि इंडिया में ही बनी हुई चीज़ें हम यूज़ करें। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना दिया गया है। तो इसमें अब इस खादी को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, 1956 में। ये इसी के रिगार्डिंग थी। लेकिन आजकल जो स्पिनिंग स्टूडेंट्स होती है वो ना तो इससे होती है जो हमारा स्पिंडल है, और ना ही उसको हम इस स्पिनिंग व्हील या चरखे से करते हैं, वो मशीन्स की हेल्प से की जाने लगी है। आपको पता ही है ये सब हर चीज़ को मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए। अब हमारे पास यान बन गया स्पिनिंग से, अब हमें इसे फैब्रिक बनाना है। तो देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स। बहुत सारे वेज हैं जिससे आप फैब्रिक से यान बना सकते हैं, बट मेन 2 प्रोसेसेस जो हैं वो हैं वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग में क्या होता है, आपने देखा ही होगा, कई बार आप कपड़ों को अगर बहुत नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे एक यान जो है वो दूसरे के ऊपर चल रहा है, दूसरा दूसरे के ऊपर, मतलब इस तरह से बिल्कुल नियर से आप यान्स को देखें तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स से लग रहे होंगे। आपने जो भी फैब्रिक पहना है आप उसको भी ध्यान से देखें कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलकर जो पूरा फैब्रिक बना हुआ है। तो वो होता क्या है कि जो फैब्रिक होता है वो यान्स के 2 सेट से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी फैब्रिक, इट इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns arranged together. So this process of arranging 2 sets of yarns together to form a fabric is called weaving. Very important. The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. इसी को हम क्या बोलते हैं, weaving बोलते हैं। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी ये मुझे लगता है आपको एक बार देख लेनी चाहिए, इससे आपको वीविंग कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ कि वीविंग कैसे होती है। आपने क्या लेना है, पेपर की 2 शीट्स ले लेनी है, दोनों को डिफरेंट कलर्स की लीजिए ताकि आपको वीविंग जो है समझ आए। ओके, एक शीट से आपको स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ काट लेने हैं जिसकी लेंथ एंड विड्थ हो 30 सेंटीमीटर, या आप किसी और विड्थ की भी निकाल सकते हैं। अब आपको दोनों शीट्स को हाफ में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए शीट्स को फोल्ड कर लिया है। एक शीट को तो आपने जो इसकी स्ट्रिप्स में काट लेना है, लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइंस इसलिए ड्रॉ करिए ताकि सबकी जो लेंथ विड्थ वो यूनिफॉर्म रह जाए। इनको काट लेना है, मतलब प्रॉपर निकाल लेना है। तो अब जो दूसरी है उसको पूरी तरह से चाहे ना काटें, सिर्फ उसको जो उसकी सारी जो बाउंड्रीज या एजेस हैं उनको छोड़ दें, बीच में से उसे काट लें। ओके, अब इन स्टेप्स को आपको वीव करना है। देखो वीव कैसे करना है, ये जो सेकंड इसमें इमेज बनाई गई है इसमें वो वीव कैसे कर रहे हैं। एक शीट को उसके बीच की स्पेसेस में से ऐसे ऐसे निकालते जाना है, एक ऊपर एक नीचे, शीट ऊपर शीट नीचे। इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमारी एंड में जो वीविंग हो गई है। सो ये वीविंग का कंसेप्ट है। आपने घर में वीविंग अगर देखी है तो वो इस तरह से होती थी जिसे हम हैंडलूम भी कहते हैं। इस तरह से घरों में वीविंग होती है। 2 sets of yarn are woven to make a fabric.
दिस आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ये पेपर स्ट्रिप सिर्फ आपको वीविंग का कंसेप्ट समझाने के लिए था, क्योंकि इतना मोटा हमारा यार्न नहीं होता, लेकिन रियलिटी में जो वीविंग होती है, आपकी पेपर स्ट्रिप्स को समझ लीजिए कि वो यार्न्स हैं। तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये लूम्स हैंड से भी ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन आजकल ये ज़्यादातर पावर ऑपरेटेड हैं, क्योंकि अगर हैंड से ऑपरेट करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसमें जो हमें ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो हम यार्न टू फैब्रिक मूव करना चाहते हैं, उसमें निटिंग है। निटिंग तो आपकी ग्रैंड मदर्स, आपकी नानी दादी, आपने देखा होगा, वो निटिंग करती रहती हैं। निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है, मतलब एक ही यार्न का जो ये एक गोला सा बना दिया, उससे ही पूरा फैब्रिक जो बन जाता है। ये आपको कैसे पता चल सकता है, अगर आपने ये निटिंग होते हुए नहीं देखी, अगर आपको नहीं लग रहा कि एक सिंगल यार्न से बनती है, तो आप निटिंग जैसे हुई हुई है किसी चीज़ की, किसी भी आप स्वेटर की या सॉक्स की, अगर थोड़ा ख़राब है वो पीस पहले से, तो आप उसका एक छोटा सा थ्रेड निकाल कर खींच के देख सकते हैं। उसके यार्न को जब आप खींचेंगे तो वो सारा ही जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब आप अगर एक यार्न से एक नेट करके एक स्वेटर या कुछ और बना सकते हो, तो उसके एक थ्रेड को पुल करके उस सारे को एक यार्न के गोले में दोबारा लेकर आ सकते हो। ये भी पहले हैंड से होती थी, लेकिन आजकल ये मशीन से होने लगी है। नाउ वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। आपकी ज़्यादातर क्लोथिंग आइटम्स जो हैं वो इन्हीं से बनी हुई होती हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री मतलब पहले से जो क्लोथिंग मटेरियल है वो कैसे बनता आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना ज़रूरी है। कि ये हमने आज की बात की है कि हम कॉटन, जूट्स, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका कैसे फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले क्या था। देखिए, पहले जो अर्ली टाइम्स में जो लोग थे वो क्या करते थे, बिग लीव्स, पत्तों को उतार लेते थे, या फिर एनिमल स्किन्स की उनकी खाल उतार लेते थे, या उनके फर्स, और उससे खुद को ढकते थे। आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, अर्ली मैन जो हैं कैसे वो अपनी वेस्ट पर जो पत्तों से बना हुआ पूरा एक पूरी एक लड़ी सी बना के उसको लगा लेते थे, उसको कवर कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर को अपना एक काम बना लिया, तो उसे उन्होंने देखा कि वो ग्रास को ऐसे वीव करके या ट्विग्स को एक मैट्स में बना लेते थे। मैट्स में बनाने लग गए, उसके बाद बास्केट्स अपने फूड को स्टोर करने के लिए, कुछ भी चीज़ रखने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने वाइन्स को या फिर एनिमल फ्लील्स, जानवरों का जो ऊपर मोटी खाल होती है, परत होती है, उनके बाल, उनको ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उनको वीव करके फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। हमारे इंडियंस जो हैं, सबसे पहले उन्होंने जो कॉटन थी वो गंगा रिवर के नियर उगाई थी। गंगा ही हमारा ओल्डेस्ट रिवर है, जिसके बारे में हमें हिस्ट्री से भी पता चलता है। इसके बाद जो फ्लैक्स है वो भी एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स में यूज़ होता है। ये फ्लैक्स स्टूडेंट्स क्या है, आपने घर में देखा भी होगा शायद, हम इसे अलसी बोलते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, ये भी बहुत एक यूज़फुल प्लांट है। इससे फाइबर भी बनता है। जो फ्लैक्स प्लांट होता है, फाइबर्स उसके स्टेम से बनता है, बट जो उसका फ्लैक्स सीड होता है वो कई और चीज़ों में काम आता है। जैसे वो बहुत हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत लोग जो हैं कंज्यूम भी करते हैं अलसी के बीज को, या फिर उसको एनिमल्स के फॉडर में, जानवरों के चारे में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही नाइल रिवर के जो साइड्स पे कल्टीवेट किए जाते थे। लेकिन तब जो है स्टिचिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब वो कपड़ों को सिलते नहीं थे। पीपल जो सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो क्या करते थे, अब देखो उन्होंने फाइबर निकाल लिया, यार्न बना लिया, फैब्रिक बना लिया, लेकिन वो उस कपड़े को स्टिच करना नहीं जानते थे। वो सिर्फ उसको ड्रैप कर लेते थे, मीन्स अपने शरीर पर जो है लपेट लेते थे, ठीक है ना। तो जब से सुइंग नीडल आ गई, मतलब सुई की खोज हो गई, तो लोगों ने कपड़ों को स्टिच करना शुरू कर दिया। अब जो ये स्टिच्ड क्लोथ्स हैं, दे हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। जब से ये इन्वेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। लेकिन आप, इजंट इट अमेजिंग कि आज भी आप कुछ कपड़े जो वो ड्रैपिंग फॉर्म में पहनते हो, जैसे कि साड़ी,
साड़ी में कोई स्टिचिंग नहीं होता, ये बिल्कुल एक लॉन्ग क्लॉथ होता है और इसको जो वुमेन है वो अपनी बॉडीज पे सिर्फ ड्रैप करती हैं, कि ना, ड्रैप करती हैं, जो पहनती हैं उसको। या फिर धोती, जो मेल पर्सन धोती पहनते हैं, इसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती, वो उसको ड्रैप करके ही पहनते हैं। ये लुंगी या फिर टर्बन्स जो पहनते हैं, जो पंजाबी कम्युनिटीज़ में टर्बन्स वो सिर पे पहनते हैं, वो भी उसको ड्रैप ही करते हैं, उसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती। दे आर अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आज भी जो अनस्टिच्ड फैब्रिक यूज़ करते हैं वो कहाँ होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूड में, उसी तरह से बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो क्लोथ्स में या फैब्रिक्स में भी देखने को आपको मिलती है। आज आपको पता चल गया होगा। ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करते हैं जो फैब्रिक्स भी हैं। किसी स्टेट में कुछ तरह के फैब्रिक्स पहनते हैं, किसी स्टेट्स में कुछ तरह के, इवन रिलीजियस फैब्रिक्स भी जो वो डिफ़र करते हैं, है ना। कुछ स्टेट्स में हैं जो साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में साड़ी पहनते हैं, और जैसे फिर राजस्थान में आ जाओ वहाँ पे घाघरा पहनते हैं, इस तरह के। या फिर पंजाब में या हरियाणा में पटियाला कुर्ती सूट सलवार ये पहनते हैं। और कुछ जो जैसे दिल्ली की ओर चले जाओ, दिल्ली चंडीगढ़, यहाँ पे ज़्यादातर लोग या सूट सलवार पहनते हैं या फिर डेनिम्स पहनते हैं। कुछ स्टेट्स में लोग स्कर्ट्स वगैरह, ये सब फैब्रिक भी वेरी करते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा टेबल सा बना के सीरीज़ दिखाई हुई है, फ्लो डायग्राम जिसे हम कह सकते हैं, कि कॉटन रोल्स को गिनिंग किया। गिनिंग मीन्स उनके सीड्स को जो है वो फाइबर्स दोनों को अलग किया, उससे हमारे पास फाइबर मिल गए। फाइबर को आगे स्पिन किया, स्पिन मतलब घुमा के उसको कोई भी आपने तरीका अपनाया हो, उससे यान बन गया। यान से दो तरीके हैं, या निटिक या वीविंग, उससे हमने फैब्रिक बना लिया। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यान। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अब समझ आ गए होंगे। और फिर ये समरी है, जो इस चैप्टर की ही समरी इन्होंने दी हुई है कि इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। अब इन सारे फैब्रिक्स में आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा फैब्रिक नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। जैसे इसी को करके देखना, कॉटन क्या है, ये नेचुरल है, सिल्क क्या है, ये भी नेचुरल है। और इसको आगे भी आप प्लांट या एनिमल्स में भी डिवाइड कर सकते हो। वूल क्या है, पॉलिएस्टर क्या है। Fabrics are made from yarns, which in turn are made from fibers. Fibers are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk, jute ये natural हैं, while nylon, polyester ये synthetic हैं. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. Process of making yarn from fibers is called spinning. Fabric from yarns is made by weaving and knitting. और ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको खुद ट्राई करना है। बहुत ईजी है, अगर आपको चैप्टर सारा समझ आ गया, इसको आप खुद से ट्राई करना है एक बार। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कॉटन जो है उसका पेपर से क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि पेपर और प्लांट्स आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कॉटन और प्लांट आपस में रिलेटेड थे। और हम जो नेचुरल फैब्रिक्स थे उसमें हमने कॉटन, जूट, फ्लेक्स, या फिर उसमें एक बार कोकोनट भी हम थोड़ा सा उसमें आ जाता है, वैसे उसका यूज़ ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कोकोनट के आपने ऊपर देखा होगा एक ब्राउन कलर का जो धागे से लेयर्स होते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं। उससे भी जो मैट्स वगैरह हैं वो बन जाते हैं, वो भी हमारा एक नेचुरल फैब्रिक में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। Hope you understand this chapter. You can share any of your problem with me through comment. Thank you.